हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th का जो टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर वो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। तो आज हम लोग डिस्कशन जो है बिना टाइम वेस्ट किए फोटोन्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जिसने ये पिछला वाला वीडियो नहीं देख रखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है डुअल नेचर ऑफ मैटर क्लास 12th फिजिक्स की, वो जरूर देख लेना। वो एक प्री रिक्वायरमेंट है क्योंकि कंटिन्यूटी में चल रहा है ये वाला टॉपिक जो है। चलो फोटोन्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोटोन्स जो है बेटा, फोटॉन्स लाइट के पार्टिकल को बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम लोग कर रहे थे, जब मैंने स्टार्ट करवाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके अंदर हम लोगों के पास लाइट की डुअल नेचर के अंदर से एक पार्टिकल बिहेवियर जो है वो शो होता है। तो लाइट के पार्टिकल का क्या नाम है? लाइट के पार्टिकल को जो है वो हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन क्या रहता है? फोटोन मीनिंग लाइट। तो इसमें क्या है, एटॉमिक मॉडल ऑफ फिजिक्स में पार्टिकल्स जो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं उनको हम लोग फोटोन्स बोलते हैं। तो या लाइट जो है इज कैरिड ओवर द स्पेस बाय फोटोन्स। तो फोटोन्स इन शॉर्ट लाइट के पार्टिकल्स का जो है वो दूसरा नाम है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगली स्लाइड्स में हम लोग देखने वाले हैं, चलो नोट कर लेना साथ साथ जो है। तो जो फोटोन्स है वो एक्चुअली, क्योंकि लाइट के फोटोन्स है और सबको मालूम है कि लाइट जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द लाइट। तो इट इज ऑल्सो कंसिडर एज लाइट पार्टिकल ऑफ द लाइट दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अगर लाइट पास हो रही है तो लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटोन्स की प्रॉपर्टीज के अंदर कि फोटोन्स जो है वो हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, आप सारा का सारा जो है वो नोट डाउन करते रहो। देखो बेटा, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जो न्यूटन ने फिजिक्स दी थी ना, उसके अंदर हम लोगों ने मासेस के कॉन्सेप्ट क्लास 11th के अंदर जो है वो पढ़ रखी है। पहले 5-6 यूनिट्स के अंदर जो है ये सब चीजें दे रखी है। लेकिन पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो मॉडर्न फिजिक्स में मास जैसा कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने न्यूटोनियन सेंस में नहीं डिफाइन कर रखा। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो मास ऑफ द फोटोन को इज नॉट डिफाइंड इन द न्यूटोनियन कॉन्सेप्ट। हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करके चल सकते हैं क्योंकि मास का कॉन्सेप्ट एक न्यूटन की फिजिक्स थी, पुरानी फिजिक्स थी। अब ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मास ऑफ द फोटोन इज अ सेंसलेस क्वांटिटी। आगे बात करूंगा बेटा मैं, ये हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा है। प्लैंक्स की थ्योरी थी, उसने सबसे पहले ये बोला था कि अगर लाइट या कोई भी पार्टिकल या कोई भी वेव जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी को जो है वो कैरी करता है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के, तो E इज इक्वल टू एच म्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड जो है वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो रहती है। एक बार मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूं कि क्या लिखा हुआ। ईच फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी विच इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। एक फिक्स्ड एनर्जी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी लाइट की जो है वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद अगर मैं इस एनर्जी की बात करूं, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन का हटा के हम लोग जो है वो एच लगा देते हैं, और एच को हम लोग जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 6.626 इंटू 10⁻−34, काफी छोटी वैल्यू है ये रहती है। आई होप ये क्लियर है, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। आगे देखो बेटा, इसके अंदर क्या है, सबको मालूम है ये कॉन्सेप्ट, सबने जो है वो पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा। और लाइट की जो वेलोसिटी होती है ना, उसको बेटा जी हम लोग c से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, c इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा जो है वो हमारे पास हो गया। तो म्यू जो है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है, एंड लैम्डा एज यूजुअल जो है वो हम लोग वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो इससे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से अगर आप एक चीज देखो, तो म्यू की वैल्यू जो है, म्यू कैन बी रिटन एज सी बाय लैम्डा। तो यहां पे देखो दो फॉर्मूलाज थे हम लोगों के पास, E इज इक्वल टू एच म्यू। अभी हम लोगों ने प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से पढ़ा। इस म्यू की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो म्यू की वैल्यू मैंने यहां से उठा के इस जगह पे पुट कर दी, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो एच सी बाय लैम्डा हमारे पास होगी। आई होप ये क्लियर है। तो ये वाला लाइन जो है वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर कर रखा है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा की वैल्यू जो है वो एच अपॉन एम वी के बराबर रहती है।
अगर मैं यहां से mv की बात करूं तो इट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। तो mv इज द मोमेंटम जिसको मैं यहां पे p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखो लैम्डा जो है दैट कैन बी रिटन एज c बाय म्यू। तो ये जो है बेटा जी, मैं यहां पे अगर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं तो इट कैन बी रिटन एज h म्यू बाय c, which is the formula for the momentum of the light। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ द लाइट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मास को हम लोग डिफाइन जो है वो न्यूटोनियन सेंसलेस है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, लेकिन हाँ मोमेंटम को हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास डिफाइन नहीं है लेकिन मोमेंटम जो है हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे जो है यही कॉन्सेप्ट इसका आपको जानना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं बेटा मैं। अब ये कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट में क्या डिफरेंस है। तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को जो है वो बताने वाला हूं। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की लाइट की एनर्जी कितनी है। E इज इक्वल टू एच म्यू। मान लो एक गाड़ी चल रही है, आपको वो गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है, कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। लेकिन कितनी ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, मतलब द नंबर ऑफ कार्स कमिंग टू अ सर्टेन प्लेस, या द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द लाइट, दैट इज द नंबर ऑफ द फोटोन्स, अगर जो लाइट के साथ कितने आ रहे हैं, उस फैक्टर को जो है बेटा हम लोग इंटेंसिटी से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इंटेंसिटी of a light of a given wavelength is the number of photons, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं यूनिट सेकंड के अंदर जो है, या 1 सेकंड के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स लाइट के एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। एक बेटा जी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें बच्चे यूजुअली कंफ्यूज कर जाते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास h टाइम्स म्यू रहती है। मतलब एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है एनर्जी। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। लो एनर्जी के भी 10 फोटोन हो सकते हैं, हाई एनर्जी के भी 10 फोटोन हो सकते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं उन 10 फोटोन्स की बात कर रहा हूं जो मूव करके लाइट के साथ आ रहे हैं, नॉट द एनर्जी ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी की बात जो है वो मैं नहीं कर रहा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन। हाई इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन डज नॉट मीन दैट ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन्स आ रहे हैं। हाई इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन का मतलब ये है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं, दैट्स इट। आगे, बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट द एनर्जी ऑफ द लाइट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो बेटा अगर मैंने यहां पे बता ही दिया कि एनर्जी और इंटेंसिटी का कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है इस कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर, तो आप ये समझ लो कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं 20 फोटोन की जगह 50 फोटोन कर रहा हूं, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन वेरी नहीं करेगा, वो सिर्फ एक नंबर में वेरिएशन जो है वो हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं पहले यूजुअली बता चुका हूं कि हम अगर मेरे को मेटल के सरफेस के ऊपर से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो आई हैव टू प्रोवाइड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो उस एनर्जी को हम लोग जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और वर्क फंक्शन भी हम लोग कई बार उसको बोल देते हैं, जिसको हम लोग फाई से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू वेनिश और एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ये डिस्कस हो चुका है। प्योर मेटल्स के अंदर यूजुअली जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में जो है ये वैल्यू रहती है, ये आपको पता होनी चाहिए। और वैल्यू जो है वो नेचर और प्योरिटी ऑफ द मेटल पे जो है वो डिपेंड करती है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इसके अंदर आपको क्या जानना है कि जब भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द लाइट विद द मेटल सरफेस फोटोन मे कोलाइड विद द मटेरियल पार्टिकल्स। तो जब भी मान लो किसी लाइट का इंसिडेंट हो रहा है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो जब भी उसके ऊपर फोटोन्स जो है वो फॉल करेंगे, तो बट ऑब्वियसली वो मेटल के एटम्स के साथ या इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो स्ट्राइक करेंगे। अब क्योंकि हम लाइट को एज ए पार्टिकल बिहेव कर रहे हैं, लाइट को हमने फोटोन की फॉर्म में जो है वो एज्यूम कर रखा है, तो जैसे ही फोटोन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक मेटल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनसे स्ट्राइक करेंगे, तो वो एक कोलिजन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पे हम लोग लगाते हैं। तो आइंस्टीन ने जो है इस कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन कर रखा था कि जैसे ही कोलिजन होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो एक इलास्टिक कोलिजन वाली कैटेगरी के अंदर जो है
वो लाई करता है। अब इलास्टिक कोलिजन वाली कैटेगरी के अंदर क्या लाई करता है कि जितनी एनर्जी फोटोन जो है वो लेके आ रहा है और जितना मोमेंटम जो है वो फोटोन के अंदर प्रेजेंट है, वो सारी की सारी एनर्जी और मोमेंटम जो है ड्यूरिंग द कोलिजन क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोन जो है वो क्या हो सकता है, एब्सॉर्ब भी हो सकता है। अब इमेजिन करके चलो, मान लो मेरे ऊपर, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और मेरे ऊपर एक बम्बार्डमेंट हो रही है और आई एम स्टिकिंग टू द मेटल सरफेस। तो हुआ क्या, जैसे ही मेरे ऊपर जो कोई भी चीज आके स्ट्राइक करेगी तो आई मे लीव द मेटल सरफेस और आई मे स्ट्राइक विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नियर बाय मी। तो बट ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि फोटोन अगर हाई एनर्जी बीम का मेरे ऊपर आके स्ट्राइक कर रहा है तो मेरे को मेटल के सरफेस से बाहर निकाल ही देगा। वो डिपेंड कर रहा है कि मैं कितना कोने पे लटका हुआ हूं कि मेरे को हल्का सा पुश मिला और मैं मेटल के सरफेस को छोड़ के जो है वो चला गया। अगर मान लो मेरे को जो है वो हाई एनर्जी लाइट जो है मेरे ऊपर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन जैसी कोलिजन होता है तो वैसी मैं एक अपने जो है वो दूसरे से स्ट्राइक कर जाता हूं या दूसरे आदमी से जो है जो मेरे ऊपर आ रहा है उससे अगर मैं टकरा जाता हूं तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रुक जाएगा। रुक जाएगा तो मतलब फोटोन एमिट नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट जो है वो नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी भी प्रोवाइड करी तो कोलिजन भी हुआ, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन में गेट एमिटेड, डिपेंडिंग ऑन वो इलेक्ट्रॉन जिस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है वो कितना डीप लाई कर रहा है। अगर तो वो ब्रिंक पे है, सरफेस पे है, तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराया, मैं दूसरे से टकराया, मेरी एनर्जी लूज होगी, मेरी एनर्जी उसमें चलेगी और जितनी एनर्जी चाहिए थी अब मेरे पास वो नहीं बची क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी साथ वाले इलेक्ट्रॉन को। तो मैं, जरूरी नहीं है कि मेटल के सरफेस को जो है वो छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, तो देर इज मतलब जब भी आप देखो डेफिनेशन वगैरह के अंदर तो एक वर्ड लिखा होता है मे का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। अब कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो नहीं होगा, तो जैसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू किया, जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया उसने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो हो सकता है जिसपे लाइट स्ट्राइक करी है वो ना गया हो, उसने दूसरे को धक्का मार के निकाल दिया हो। या हो सकता है दोनों में एनर्जी डिवाइड होगी और दोनों की एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है, अब दोनों ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से कोलिजन जो है वो हो रहा है। तो फोटोन जब स्ट्राइक करा, मान लो मैंने 100 जूल एनर्जी चाहिए थी, मुझे 100 जूल मैंने मिल गई, लेकिन जैसे ही मैं मूव करने लगा 50 जूल इसको चली गई। तो अब हम दोनों ही नहीं मूव करे, हम अंदर ही घूम रहे हैं, बाहर जाने की एनर्जी 100 जूल थी, अब वो हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, द फोटोन मे गेट एब्सॉर्ब्ड और द न्यू फोटोन मे बी एमिटेड। अब क्वेश्चन आता है न्यू फोटोन कैसे एमिट होगा। अब फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो कि मान लो एक सरफेस को लूज करने के लिए जो थी वो 50 जूल एनर्जी चाहिए थी। ठीक है, एक फोटोन के पास थोड़ी सी एनर्जी तो गेन करता है, लेकिन वो एनर्जी सडनली लूज कर देता है। जब एनर्जी सडनली लूज करता है तो वो लॉस ऑफ एनर्जी भी लाइट की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि ये यूजुअली क्या रहता है, जैसे मान लो बहुत सारे एनर्जी लेवल है। ठीक है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके यहां जंप कर गया, थोड़ी देर यहां टिका और वो दोबारा से वापस आ गया। जब दोबारा से वापस आएगा तो फिर एक फोटोन जो है वो एमिट हो सकता है। तो अ न्यू फोटोन मे गेट एमिटेड, तो नया फोटोन जो है वो एमिट हो सकता है। तो एनर्जी लेवल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, डिपेंडिंग ऑन कितनी एनर्जी गेन कर रही है, वो कहां के लेवल पे जंप कर रहा है और वो लेवल पे कितनी देर टिक रहा है, और वापस जब दोबारा आ रहा है तो नया फोटोन जो है वो एमिट कर रहा है। तो इस तरह से नया फोटोन जो है वो एमिट हो सकता है। आई होप ये वाला पॉइंट भी जो है वो आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। अब एक चीज और जान लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों के दिमाग में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स जो एमिट हो रहे हैं ना वो कंजर्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि एनर्जीज जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिवाइड कर सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिनेरियोज जो है वो जनरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से फोटोन्स जो है वो कंजर्व नहीं रहते। लेकिन हाँ, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहती है, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहती है, जिसकी पार करके ही या जिससे कम वैल्यू पे ही जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करता है। अगर उस वैल्यू के जो है वो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसको नहीं दे पाते, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो बाहर निकलने की है वो बहुत ज्यादा कम जो है वो रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, जो मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड है उसको हम लोग लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ wavelength that is required, या it is a wavelength not the minimum amount, it is the wavelength that is, आगे मैं डिस्कस करूंगा मिनिमम कौन है मैक्सिमम कौन है। तो it is the wavelength that is required for the photoelectric effect to take place। अगर वैल्यू इससे ज्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं करेगा। ये पैरा मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसे ही एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और अगर इस किसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड लाइट से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक प्लेस नहीं करता। अब इसको मैं आगे टेकअप कर रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, इसी को समझा देता हूं पहले मैं आपको। अब देखो,
समझने के लिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लो। एनर्जी जो है दैट इज एच म्यू। तो मैंने बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को बोल देता हूं ई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो इतनी तो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए। अगर मैं इससे ज्यादा दूंगा, अगर E की वैल्यू क्या है, E नॉट से बड़ी है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा। तो अगर E की वैल्यू E नॉट से बड़ी है तो मतलब जो मेरी फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन एच म्यू, तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो यहां से एकदम सिंपल भाषा में आपको समझ आ गया कि अगर मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी की बात कर रहा हूं, ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ये एक इंसिडेंट एनर्जी की बात जो है वो की जा रही है। अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक प्लेस करेगा। आई होप ये क्लियर है। तो इस पैरा में जो है वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक प्लेस करेगा। आगे देखो, अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी जो है वो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है, कम है, तो इसका मतलब एच म्यू जो है वो एच म्यू नॉट से कम होगा, क्योंकि लैम्डा एच एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से कम है। मतलब अगर मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो मेरी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर, इस केस के अंदर जो है विल नॉट टेक प्लेस। तो इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हमारे पास टेक प्लेस नहीं करेगा। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। ठीक है, अब ऐसे ही इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, अब यहां पे ध्यान से देख लेना। एनर्जी जो है दैट इज एच सी बाय लैम्डा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करूं मैं, ई नॉट दैट इज एच सी बाय लैम्डा नॉट। अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा। तो यहां पे देख लो, लैम्डा इज ग्रेटर देन एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, यहां से मैं हटा देता हूं, इसको ध्यान से देखना जरा। दिस इंप्लाइज वन बाय लैम्डा इज ग्रेटर देन वन बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि एच सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों साइड से रिमूव कर दी। अब बट ऑब्वियसली जो यहाँ के पे क्या होगा, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी तो ये, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टेक प्लेस कराने के लिए आप याद रखो कि जो मेरी इंसिडेंट वेवलेंथ है दैट शुड बी लेसर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां पे देखो, अगर ये लेसर नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं करेगा। अगर ये लेसर है इंसिडेंट जो वेवलेंथ है लैम्डा नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा। अब देखो एक केस ले रहे हैं जब ये लेसर नहीं है, मतलब जब ये लैम्डा नॉट बड़ा है, सॉरी लैम्डा नॉट जिस केस में बड़ा है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी लेसर होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस करेगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसको ज्यादा मिल रही है। अब ऐसे ही दूसरे वाला केस अगर मैं लेके चलूं कि अगर मैं इंसिडेंट एनर्जी जो है वो लेसर है थ्रेशोल्ड से, तो इस केस में देखो एच सी बाय लैम्डा इज लेसर देन, यहां पे क्या आएगा, एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो यहां से देख लो क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा नॉट की वैल्यू जो है वो लेसर आ जाएगी किससे, लैम्डा से। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी लैम्डा नॉट से, तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। इसी बेसिस पे जो है वो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो दी। इस इक्वेशन को मैं आपको अच्छे से जो है वो समझाने वाला हूं। तो यहां पे देख लेना, मैं एक मान के चल रहा हूं एनर्जी ई, विच इज द इंसिडेंट एनर्जी, जिसको मैंने एच म्यू बोल दिया। एक मैं मान के चल रहा हूं ई नॉट, विच इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको मैंने लैम्डा नॉट बोल दिया। अब जितनी एनर्जी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं माइनस जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है, इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस है ना, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड। मतलब क्या, आइंस्टीन ने इसको प्योर कोलिजन के हिसाब से जो है वो एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जांपल मान लो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ा हुआ है, इसको मिनिमम 50 जूल एनर्जी चाहिए तो हिलाने के लिए, यहां से मतलब यहां से निकालने के लिए। अगर मैं इसको 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो 50 जूल, जो 100 जूल मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके अंदर से जो 50 जूल एनर्जी है वो सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में यूज हो रही है। अब क्योंकि देखो एनर्जी कंजर्व है, तो 50 अगर वहां पे यूज होगी तो बाकी कहां बची, तो बाकी ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो बाकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है, देखो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और 1921 के अंदर आइंस्टीन को फिजिक्स के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज मिला था इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वजह से। ये आपको जो है वो जानना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। इसके एक और हमारा यहाँ पे एक पैरा रह गया हुआ है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आई होप ये फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन की इक्वेशन और किस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है ये सब आपको क्लियर है। तो आगे देखो, एज द फोटोन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, द कंजर्वेशन ऑफ energy is valid in this case. Some amount of photon is absorbed in removing the electron from the atom and rest of the energy is converted in the kinetic energy of the electron. तो ये मैं आपके साथ अभी आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में डिस्कस किया कि जितनी एनर्जी मैंने डाली कुछ तो उसको इजेक्ट करने में यूज होगी और जो बाकी हुई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड के बराबर जो है वो हो गया। अब बेटा जी यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, दैट इज यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा है? क्योंकि देखो बेटा, मैंने आपको यही बात बोल रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं मैं कि मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं कोई अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं हूं इस मेटल सरफेस के ऊपर। मेरे साथ सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो प्रेजेंट है। तो जैसे ही मेरे ऊपर लाइट जो है वो फॉल करेगी, आई मे कोलाइड विद द अनदर एडजॉइनिंग इलेक्ट्रॉन, आई मे लूज द एनर्जी। तो वो एनर्जी लूज होगी तो हो सकता है जितनी एनर्जी मेरे को, मान लो 50 जूल एनर्जी इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी निकालने के लिए, और 100 जूल एनर्जी इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, तो 50 चाहिए तो 50 खर्च होगी, बाकी बची 50 हो सकता है मैं 10 किसी और को दे दूं और 40 से रिमूव हो। तो 50 जो बची हुई एनर्जी है, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वो उस स्पेशल केस में है जब वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट कोलाइडिंग विद एनी अदर एडजॉइनिंग इलेक्ट्रॉन और लूजिंग एनर्जी टू एनी अदर एडजॉइनिंग न्यूक्लियस, ठीक है। वो सिर्फ उस केस में वैलिड है। तो इसलिए यहां पे टर्म हम लोग जो है, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आगे डिटेल कॉन्सेप्ट्स जो है कुछ ग्राफ्स वगैरह लेके आता रहूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फायदा शायद आप ही का, नोटिफिकेशन वगैरह आती रहेंगी, टाइमली सिलेबस खत्म होता रहेगा। बाकी अगर नहीं करोगे तो चैनल खोल के सर्च कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यार। मैं फिर दिल पे पत्थर रख लूंगा कि कोई बात नहीं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।